नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब चैनल जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। करेंगे साथियों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करेंगे, सीडीपी की बात करेंगे और एक क्लास नंबर आपका 38 है। और इस क्लास में दोस्तों हम 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा विकलांग या अधिगम असक्ता वाले बालकों की पहचान की बात करेंगे, जैसे डिस्कैल्कुलिया, डिस्फेजिया, अफेजिया, ठीक है, डिसलेक्सिया, इनसे संबंधित प्रश्न करेंगे। कुछ टफ प्रश्न भी रहेंगे क्योंकि मॉडरेट प्रश्नों को भी यहाँ पे शामिल किया है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम के एग्ज़ाम पर ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसके पिछले क्लासेस देखना है तो आई बटन पे प्लेलिस्ट मिलेगा। सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाल विकास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीडीपी बाल विकास में 25 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करने के, जो एक एक कंसेप्ट से एक एक प्रश्न लिया जाएगा। शुरुआत करते हैं। प्रथम प्रश्न है, राम साझा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और एकांत गतिविधि पसंद करता है। तो यह इंगित करता है कि वह राम जो है एक लोकप्रिय बच्चा है, तिरस्कृत बच्चा है, ईर्ष्यालु बच्चा है, ये खुशहाल बच्चा हो जाएगा। देखिए, राम साझा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। राम एक क्या बालक है, ठीक है, शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, जो साझा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और एकांत गतिविधि पसंद करता है। तो यह क्या इंगित करता है, सभी लोग जानते हैं। तो इंगित करना मतलब ईर्ष्यालु प्रवृत्ति होगा, दूसरों से ईर्ष्या करता होगा, तभी तो एकांत रहता है। यह एकांत गतिविधि पसंद करता है, वो दूसरे से साझा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है। तिरस्कृत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ईर्ष्यालु बच्चा हो जाएगा। तो राम एक कैसा बच्चा हो जाएगा, ईर्ष्यालु बच्चा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, क्या पूछा जा रहा है, आइए स्क्रीन पर देख लेते हैं। कुपोषण के प्रभाव में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है। जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, यह बालकों के सीखने की योग्यता को प्रभावित करता है, बालक निराश एवं आशंकित रहता है, या यह कद को प्रभावित करता है। सभी जानते हैं आप लोग। तो कुपोषण के प्रभाव के बारे में जो सबसे कथन हमारा सत्य नहीं दिया गया है, वही आपको बताना है। देखिए, जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जीवन के बाद के वर्षों में, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन जो है कथन सत्य नहीं होगा। कुपोषण के प्रभाव में यह बालकों की सीखने की योग्यता को प्रभावित करता है, बालक निराश एवं आशंकित रहते हैं, यह कद को प्रभावित करता है। तो पहला ऑप्शन हमारा सत्य नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू कुपोषण के प्रभाव की बात कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया, स्क्रीन पर दिया गया है, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग से या वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का सभी का वेलकम अभिनंदन है, जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, सभी शिक्षक बंधुओं को नमन करते हैं। साथियों, इनमें से कौन सी विशेषता जो है सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं हो सकती है। जो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग विद्यार्थी हैं, बालकों को देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते हैं, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है, व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता है, ये विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं ऐसी विशेषता जो सामाजिक रूप से वंचित विद्यार्थियों की नहीं होगी कि नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है। ये हमारे सामाजिक रूप से वंचित से नहीं आएगा, वंचित विद्यार्थियों में आएगा कि बालकों को देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग तैयार नहीं करते हैं, व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका ही नहीं मिलता है। और ऑप्शन डी की बात करेंगे, विद्यालय में अच्छा करने के लिए उन्हें अभिप्रेरित नहीं किया जाता है। चौथा प्रश्न दिया गया है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। अक्षमता स्थापित करने से पहले विद्यार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग की बात कर रहे हैं, या वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे का अलग कर देना चाहिए। यह बात कर रहे हैं माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है।
तो सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, शिक्षक को पहले अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। साथियों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें। आपका कमेंट सर्वोपरि है, आपका फीडबैक सर्वमान्य है। पांचवा प्रश्न है, कमज़ोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या होता है। हम अक्सर कह देते हैं, चाहे ट्यूशन में पढ़ाते होंगे आप लोग, कुछ ना कुछ स्टडी से, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो कहते होंगे एक कमज़ोर वर्ग के बालक आएंगे, ठीक है, एक कमज़ोर कैटेगरी के बालक हैं, बच्चे हैं। तो इसका तो तात्पर्य क्या होता है, हम जो लोग कह देते हैं, ये नॉर्मल सी बात में कहा जाता है, ऐसे अभिभावकों के बालक जिनकी वार्षिक आय कम हो, ऐसे अभिभावक के बालक जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, यह बात कर रहे हैं ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। देखिए, गवर्नमेंट की जो बात आती है, गवर्नमेंट की बात मतलब सही कह रहा होगा, तो कमज़ोर वर्ग के बालक से तात्पर्य मतलब क्या होता है, आप जानते हैं, ऐसे अभिभावक को जो बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे वर्ग से आते हैं, तो कमज़ोर वर्ग के बालक कहला जाएंगे। अगला प्रश्न है, वंचित समूहों के बच्चों को अच्छा पोषण, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और इनके अवसरों की संभावना कम होती है। देखिए, वंचित समूह के बच्चे को अच्छा पोषण, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और खेलने के अवसरों की संभावना कम होती है, सीखने के, अध्ययन के आनंद की। तो वंचित समूह के बच्चे हैं जिनको अच्छा पोषण, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच पर क्या होता है, सीखने के अवसरों की संभावना कम होती है। क्या बात करेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनके भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीखें, या वो उनकी क्षमताओं पर वर्गीकृत करता है, या उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न क्या दिया गया, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। सभी प्यारे मित्र फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ये बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। यह बात कर रहे हैं साथियों, इस स्थिति को जैसा है वैसा ही स्वीकारना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए, बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। उन्हें कक्ष में अलग स्थान बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेल जोल न करें, अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर, या कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर जो है एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकता को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों का सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैंने बताया था कुछ कठिन प्रश्न रहेंगे और आने वाले कुछ सरल भी प्रश्न रहेंगे, लेकिन पहले ही टॉपिक पर कठिन प्रश्न किए जा रहे हैं। बाकी इस टॉपिक पर कवर करने के बाद ये भी प्रश्न करेंगे कि अभी तक जो एग्ज़ाम पर पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। विद्यालय में नियमित उपस्थित के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहन करने का
निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। किसकी बात कर रहे हैं? जो वंचित बच्चे हैं, बालक बालिकाएं, शिक्षार्थी हैं, उनको प्रोत्साहन करने के लिए कौन सा तरीका जो है सर्वाधिक उपयुक्त होगा। बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए, या बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन वक्त देना, या आवासीय विद्यालय खोलना। देखिए, विद्यालय में नियमित उपस्थित के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए तरीका आप ये भी कर सकते हैं, आवासीय विद्यालय खोल दें, तो ऐसे में बच्चे वहीं ही रहेंगे, तो आना ही पड़ेगा। डी ऑप्शन हो सकता है, और भी आपके अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन हो रहा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना, विद्यार्थी द्वारा स्वीकृति हेतु आघात्मकता, शौक व क्रोध का प्रयोग होना या करना, ये छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात कर रहे हैं, या समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाओं की बात कर रहे हैं। मेरे सभी प्यारे प्यारे मित्र की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना और एग्ज़ाम फतेह की ओर, या एग्ज़ाम फतेह करना, आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर क्रैक करना, या सीडीपी में 25 प्लस का स्कोर पाना। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या होता है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत या अपवर्जन शिक्षा हो जाएगा। तो वंचित समूहों के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय होता है समावेशी शिक्षा। जो समावेशी शिक्षा से हम ऑलरेडी प्रश्न कर चुके हैं, 2-3 क्लास कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, या अभ्यास पुस्तिकाओं की बात कर रहे हैं। तो असंगठित घर से आने वाला बच्चा किस प्रकार से? असंगठित घर से आने वाला बच्चा जो है सबसे अधिक कठिनाई अनुभव करेगा, स्वतंत्र अध्ययन में करेगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या है स्क्रीन पर, आइए देख लेते हैं। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, या उन्हें क्या अलग बिठाएं या उन पर ध्यान ना दें, क्योंकि दूसरे शिक्षार्थियों के साथ क्या है अतिक्रिया यहाँ पे या अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए इस एक शिक्षक के तौर पर उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से जो विद्यालय है वह लड़कियों और अलावन्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों का समान करता है, वंचित वर्ग के बच्चों को जीवन को समान करता है, जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। यह बात कर रहे हैं साथियों ऑप्शन नंबर सी की, विज्ञान मेला प्रश्नोत्तरी गतिविधियों में अलावन्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है, या दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलावन्वित बच्चों को दबाए नहीं, उन्हें नीचा न दिखाएं। बिल्कुल डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन क्यों सही होगा? क्योंकि यह प्रश्न कह रहा है शिक्षार्थियों के सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने, ऐसा विद्यालय जो प्रतिबंधक कम रखता हो। तो इसका तात्पर्य है कि दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है ऐसा विद्यालय, और वे अलावन्वित बच्चों को दबाए नहीं रखता, उन्हें नीचा भी नहीं दिखाता है, ऐसा जो विद्यालय होता है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रतिभाशाली तरीके से प्रतिक्रिया जो है निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना।
यह विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। यह हम ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अनोन क्रिया करने का मौका न कर पाएं। तो साथियों, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्ग से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रतिभाशाली तरीके से प्रतिक्रिया जो किस कर सकती हैं, वह विद्यालय व्यवस्था तो स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, समाजार्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है उनको जो है सहायता करता है। स्वाधिगम मॉडल, विभेदित निर्देश, पाठचर्या का विस्तार या संज्ञानात्मक वर्गीकरण की बात करेंगे। सभी कमेंट करें, फीडबैक करें। तो राइट ऑप्शन होगा स्वाधिगम मॉडल की बात करेंगे, अर्थात सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है उनको जो है स्वाधिगम मॉडल सहायता करता है। अगला प्रश्न है, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सबसे संभावित कारक जो उन्हें प्रभावित कर रहा है वह व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं। नींद की कमी है, तनाव होगा या संज्ञानात्मक क्षमता। तो यहाँ पे व्यक्तिगत आवश्यकताओं की बात करेंगे, क्योंकि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो सबसे संभावित कारक है उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं प्रभावित कर रही हैं। वह बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं। कोई बच्चा, मान लीजिए 10 वर्ष का बच्चा है, 5वीं क्लास का बच्चा है, ठीक है, तो अपने ही कालानुक्रमिक आयु क्या होती है, ठीक है, जो वर्तमान आयु होती है, तो उन आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शा रहा है, मतलब उसकी मानसिक आयु कम है। तो ऐसा बालक हमारा पिछड़ा बालक ही कहलाएगा, ना ही प्रतिभाशाली होगा, ना साधारण कहलाएगा, ना ही कोई नहीं। तो क्या कहलाएगा, ऐसा बालक पिछड़ा बालक कहला जाएगा, क्योंकि समान आयु बुद्धि लब्ध से वह नीचे का बालक है, तो पिछड़े बालक की कैटेगरी पर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रहती है क्या कहे जाएंगे। पिछड़ा, विशेष, बाल अपराधी या मानसिक रूप से कमज़ोर कहा जाएगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। ये जो सीढ़ी है, ये जो रथ है साथियों, ये एग्ज़ाम फतह की ओर अग्रसर हो रहा है। इस रथ की सवारी पर सवार हो जाइए और एग्ज़ाम फतह की ओर जो हमारा रथ है वह अग्रसर है और उस पर आप लोगों को सिलेक्शन की ओर ये रथ जरूर ले जाएगा। पर प्रत्येक क्लास इम्पॉर्टेंट है, मेहनत करनी पड़ेगी। साथियों 20वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसका जवाब भी आ चुका होगा कि मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि समान योग्यता से कम रह जाती है उन्हें पिछड़े बालक कहा जाता है। साथियों 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्रश्न और करेंगे, टोटल 30 प्रश्न करने जा रहे हैं। निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं होगी। अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, समान विद्यालयी कार्य के साथ ये गति नहीं रख पाते हैं, अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं या कम बुद्धि रखते हैं। तो ऐसे जो पिछड़े हुए बालक की विशेषता क्या हो सकती है। देखिए, पिछड़े हुए जो बालक होते हैं अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, समान विद्यालयी कार्य के साथ ये गति नहीं रख पाते हैं, अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि कम बुद्धि वाले होते हैं, ये कथन जो विशेषता नहीं होगा। बाकी जो अगर पूछा जाए पिछड़े बालों की विशेषता कौन कौन है तो ए बी सी ये तीनों विशेषता होगी और डी ऑप्शन विशेषता नहीं है। और हमारा प्रश्न यही पूछ रहा है कि विशेषता नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो तो वह क्या कहलाया जाएगा। भैया आप लोग जानते हैं कि ऐसा बालक जो है
अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे का कक्षा, बच्चा 5वीं पढ़ रहा है लेकिन चौथी की कक्षा का कोई बुक या आंसर है, प्रश्न है, उसका उत्तर देने में असमर्थ है, अर्थात उसकी मानसिक आयु कमज़ोर है। अर्थात जब मानसिक आयु से कमज़ोर है तो वह पिछड़ा बालक कैटेगरी पर आ जाएगा, क्योंकि जो बालक कक्षा को पढ़ के गया है उसका भी वह पिछले अपने कक्षा को पढ़ के निकल गया। मान लीजिए आप 9th पढ़ के 10th में निकल गए तो 9th का आप लोग जो है प्रश्न है उसका उत्तर नहीं दे पाए, तो क्या कहलाएगा, पिछड़ा बालक आ जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाए। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, समान आयु वर्ग से संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है। तो ऐसे बच्चे को क्या कहा जाएगा, प्रतिभाशाली, पिछड़ा, अपवादी बालक या इनमें से कोई नहीं। साथियों, एक समान आयु वर्ग से संबंधित अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है। देखिए, कमी होना मतलब पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली हो नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे पिछड़ा बालक ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पिछड़े बालक कैसे होते हैं? सीखने की गति में धीमी होते हैं, बुद्धि लब्ध 80 से 90 होती है, या मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमयोजित व्यवहार वाले होते हैं, या उपरोक्त सभी। देखिए, पिछड़े बालक जो है, हमने बात भी कर लिया पिछले क्वेश्चन में, इनकी जो सीखने की गति होती है वह धीमी होती है, समान बालकों से पिछड़ जाते हैं। ठीक है, या इनका मेल नहीं खा पाते हैं। इनकी बुद्धि लब्ध 80 से 90 होती है, अर्थात 100 से कम ही होती है। मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमयोजित व्यवहार इनका होता है। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन जो है पिछड़े बालक में ऐसे बच्चे की कैटेगरी कहलाएगी और ऐसे बच्चे पिछड़े बालक पर आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, सीरियल वट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्ध होती है 120 से अधिक, 85 से कम, 120 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन पे ही बात किया, क्या किया, 80 से 90 जो किया, तो सीरियल वट के अनुसार जो है पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्ध हमारी 85 से कम आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा है सीरियल वट के अनुसार, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न जो कि स्क्रीन पर दिया गया है। इनमें से कौन सा शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है? शैक्षिक पिछड़ेपन जिसमें बच्चे जो है पढ़ने लिखने में पिछड़ जाते हैं, इनका कौन सा कारण नहीं होगा? परिवार की जो है सामाजिक आर्थिक स्थिति कमज़ोर होना, या विद्यालय खराब शैक्षिक वातावरण होना, परिवार का व्यवसाय होना, परिवार पर खराब भावात्मक वातावरण। देखिए साथियों, इसमें से जो परिवार की जो है सामाजिक आर्थिक स्थिति प्रभाव डाल सकती है, पिछड़ेपन का कारण हो सकती है। विद्यालय का खराब शैक्षिक वातावरण भी हो सकता है और परिवार का खराब भावात्मक वातावरण भी हो सकता है। लेकिन परिवार के व्यवसाय से नहीं है कि उसका परिवार फैमिली क्या व्यवसाय करता है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, क्या बिजनेस करता है, दुकान है, गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट करता है, मजदूरी करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण जो है पारिवारिक व्यवसाय आपका नहीं होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से किस घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होता है? परिवार की खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति, स्कूल या विद्यालय की सोचनीय शैक्षिक माहौल, परिवार का पेशा, या परिवार की सोचनीय भावात्मक वातावरण की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट करेंगे। 30 में से आपका फीडबैक क्या है, आपका स्कोर क्या है? प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा, प्रत्येक भावी अध्यापक अध्यापिकाएं कमेंट कीजिएगा। चलिए, कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है कि ऐसा घटक जिसमें प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा परिवार के पेशा से। परिवार का पेशा हो, परिवार का धंधा हो, परिवार का बिजनेस हो, परिवार का व्यवसाय हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात करेंगे शिक्षा की, अगर बात कर रहे हैं, एक मंद गति से सीखने बालक को ज़रूरत क्या हो सकती है? तो कोई भी बालक जो मंद गति से सीख रहा है तो उसको क्या ज़रूरत होगी? अतिरिक्त सहायता की, विशेष सहायता की, किसी सहायता नहीं होगी, या कुछ सहायता की ज़रूरत होगी? तो भैया, बच्चा धीमी गति मंद गति से सीखने वाला बालक है तो उसको विशेष सहायता की आवश्यकता पड़ेगी और उसको विशेष आवश्यकता की ज़रूरत पड़ेगी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 प्रश्न और है, कंप्लीट करते हैं, इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। साथियों, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए समान बालकों को, पिछड़े बालकों को, मंदबुद्धि बालकों के, या प्रखर बुद्धि की बालकों को दी जानी चाहिए। तो हस्तशिल्प की जो शिक्षा है किस प्रकार के बालकों में दी जानी चाहिए? तो पिछड़े बालकों को दी जानी चाहिए। ठीक है, ताकि वह आने वाले जो समय में है
ठीक है, अपने हाथ पैर के कुछ कार्य से, हस्तशिल्प जो हाथों से जो कला हो उसको सीख पाएँ और उससे जो अपनी लाइफ और ये सारी चीज़ें कर पाएँ। तो हस्तशिल्प की शिक्षा जो है पिछड़े बालकों को दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, या स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, या सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। सभी कमेंट कीजिएगा। साथियों, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए, ऐसे बालक जो मानसिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनका मानसिक जो है लेवल जो है बहुत ही कम है, सामान्य से कम है, तो ऐसे में कौन सा व्यूह रचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझना। क्या है, कोई भी कार्य हो उसको मूर्त रूप से समझे। मूर्त क्या होता है? बड़ा। आपने पढ़ा होगा मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो आई होप ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आई होप आप लोगों का स्कोर बेटर हो। देखिए, चाहे आपका स्कोर 10+ हो, 15+ हो, ठीक है, या 20+ हो, कितना भी हो, कमेंट जरूर करें। जब तक आप कमेंटेड होंगे तो ये जो आपका एग्ज़ाम फतेह का रथ है, ठीक है, जो सिलेक्शन वाला रथ है, आपके साथ चलना होगा। इस रथ के साथ आपको चलना होगा। कहते हैं जब नदी आती है साथियों, तो कोई भी हो उसमें कुछ भी डाल दो, वह बहा कर ले जाती है। ऐसे ही आपकी क्लास से चल रही है, ऐसे ही आपका ये फैमिली है। एग्ज़ाम फतेह का फैमिली है, एग्ज़ाम फतेह का रथ है। तो सभी एक साथ चलिए, सभी एक साथ सभी क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, फीडबैक कीजिए, कमेंटेड बनिए, सिलेक्शन अवश्य मिलेगा। ठीक है, क्योंकि माँ सरस्वती से अभिनंदना प्रार्थना है, और जो मेहनती होते हैं माँ सरस्वती जी उन पर ज़रूर खुश होती हैं और उनका सपना ज़रूर साकार होगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।